तो हम क्या देखेंगे, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका ओरिजिन समझ आ गया। अब आपको बताऊंगा कि थ्रोम्बोसाइट एक प्लेटलेट होता है, ये एक सेल होता है, लेकिन जैसे ये मैच्योर होता है इसके टुकड़े हो जाते हैं, मतलब ये फ्रेगमेंट्स में होता है। ठीक है, इन एडल्ट स्टेज, इन एडल्ट स्टेज ध्यान रखेंगे, इन एडल्ट स्टेज it is present in form of fragments। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स, मतलब ये एक सेल है तो इसके टुकड़े मिलेंगे बेटा हमको ऐसे। ठीक है, ये अगर थ्रोम्बोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट है, तो ये क्या है, इट इज फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट है तो ये प्लेटलेट्स के हमको फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। ठीक, समझ आ रहा बेटा। तो कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं जब भी एग्जाम की बात करूंगा मैं आपके स्कूल के एग्जाम की बात नहीं करूंगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा स्कूल में कुछ पूछता ही नहीं है। ठीक, वो सब उसी के अंदर आ जाता है। मैं एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस नीट में आते हैं मैं उसी की बात करूंगा, क्योंकि स्कूल में तो आपको लिखने के लिए आएगा। लिखने के लिए क्या आएगा, राइट अबाउट थ्रोम्बोसाइट, राइट अबाउट रेड ब्लड सेल, राइट अबाउट WBCs, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ WBCs, नेम द टाइप्स ऑफ WBCs, 2 नंबर का, राइट द फंक्शन ऑफ WBC एंड RBC एंड प्लेटलेट, इस टाइप का आएगा। नीट में ऐसा घुमा के आएगा भैया फ्रेगमेंट्स कौन सा होता है, ऐसा कौन सा सेल है जो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होता है एडल्ट स्टेज में, या फिर आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा सेल है जो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिक बेसिक है, हम आगे एडवांस का देखते जाएंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को कहाँ से बनता है, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद ये कितना नंबर, तो हम लोगों ने देखा बेटा एग्जाम में क्या क्या आता है, RBC का जो नंबर होता है कि पर MM³ ऑफ ब्लड में कितना RBC प्रेजेंट होता है, कौन बताएगा, हाथ उठाओ। 4.5 to 5.5 4.5 to 5 million। 4.5 to 5 या 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में, समझे, थोड़ा सा इतना सा ब्लड लोगे, एक मिलीमीटर क्यूब जो होता है, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा। WBC जो है वो कितना मिलेगा, कौन बताएगा। 6,000 to 8,000। 6,000 to 8,000। ठीक है, 6 to 8,000, ठीक है, 6 to 8,000 मिलेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि प्लेटलेट्स के काउंट कितने होते हैं पर MM³ ऑफ ब्लड में। ठीक है, पर MM³ ऑफ ब्लड में प्लेटलेट कितना होता है, तो कितना होता है, पढ़े हैं कोई, 1.5 lakhs to 3.5 lakh। ठीक है, 1.5 lakh to 3.5 lakh पर MM³ ऑफ ब्लड। ठीक है, पर MM³ ऑफ ब्लड। चलो अभी जो थोड़ा लेट लेट से आए हैं, कई जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सब्र करके देखेंगे, है ना। एक एक छोटा छोटा टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो आप लोगों को धीरे समझ आने लग जाएगा, और अपन चैप्टर के बीच में घुसते हैं तो थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है। ठीक है, किसी को भी, जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो अगर हम आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 15 मिनट बाद भी जब हम एंटर करते हैं, ठीक है, तो बेटा हमको अगर शुरू का कुछ सस्पेंस निकल गया तो फिल्म के आधे घंटे तक के सर खुल जाते हैं, हालांकि चल क्या रहा है। ठीक है, तो वैसे ही पढ़ाई के साथ में जो भी बच्चे आज नए बच्चे आज आए हैं मेरी क्लास में, ठीक है, तो मैंने ये चैप्टर चालू कर दिया है। ठीक है, एक क्लास हमारी पिछले क्लास हो भी गई है 2 घंटे की, मतलब 1.5+ आधा घंटा पहले भी पढ़ाया था, वैसे 1.5-2 घंटे की क्लास हुई है। तो अभी बीच से जैसे थोड़ा सा आपको आधा घंटे के आसपास थोड़ा सा समझने में हो सकता है मुश्किल हो सकता है आसान हो, बायो में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही मैं टॉपिक चेंज करूंगा, थ्रोम्बोसाइट से दूसरे में आऊंगा, आपको तुरंत आप क्लिक कर लोगे, है ना, उतनी दिक्कत नहीं जाती है, फिर भी थोड़ा पेशेंस के साथ बैठेंगे। चलिए, तो इसका नंबर पर MM³ ऑफ ब्लड आता है, तो ध्यान रखेंगे RBC कितना नंबर होता है, WBC कितना पाया जाता है, एंड प्लेटलेट्स की नंबर्स कितने होते हैं, क्योंकि ये सब बेटा जैसे आप ब्लड काउंट देखोगे, जैसे आपके घर में अगर ब्लड रिपोर्ट होगा
तो डेफिनेटली ये तीन चीजें का होता ही है। हेमोग्लोबिन कंटेंट कितना है, आरबीसी का नंबर कितना है, डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना है, एंड प्लेटलेट्स काउंट कितने हैं। ये नॉर्मल जो रहता है वो आपका टोटल ब्लड काउंट, ये जो होता है उसमें आपको सब मिल जाता है। और ये बहुत सारे डिसीज वगैरह से हमको डिसीज को समझने में, बीमारियों को डायग्नोज करने में, है ना, आसानी होती है। ये ब्लड काउंट देखने से, ब्लड से बहुत कुछ समझ आ जाता है कौन सी बीमारी क्या है। चलिए, एक बीमारी होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल डेंगू, सुने होंगे आप लोगों ने, है ना। किससे होता है डेंगू? फीमेल मॉस्किटो। हाँ बेटा, किससे होता है? फीमेल मॉस्किटो। मॉस्किटो। मच्छर मॉस्किटो। मॉस्किटो के काटने से डेंगू होता है। तो डेंगू में मेनली प्लेटलेट्स टूटते हैं और प्लेटलेट का काउंट धीरे धीरे कम होते जाता है। तो कई बार इंसान की डेथ भी, एक्चुअल में डेंगू का जो वायरस होता है उसका सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता है वो प्लेटलेट के काउंट के ऊपर होता है। तो प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे गिरते जाता है, और प्लेटलेट्स अगर कम हो गए तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लेटलेट हमारी बॉडी में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा। तो डेंगू में मेनली कम होता है, और सीवियर जब कम हो जाता है तो कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है डेंगू में। क्यों? प्लेटलेट्स कम होने के कारण। तो देखेंगे कि ये करता क्या है, इसका फंक्शन। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है और कैसे होता है इसको देखेंगे। इसको मैं हटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए, तो अपन देखते हैं आप ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। जब मैंने ब्लड की शुरुआत की थी, है ना, ब्लड जब पढ़ाना चालू किया था, तो ब्लड के फंक्शन में हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी देखा था। ये आप लोगों के स्कूल में भी आता है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करो, डिफाइन करो, ये सब आपके स्कूल में भी आता है। और नीट में तो क्वेश्चन आता ही है इसके ऊपर। तो ध्यान रखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज अ कास्केड सिस्टम। कास्केड सिस्टम। अब व्हाट इज कास्केड सिस्टम? ध्यान रखेंगे, ये कास्केड सिस्टम होता है। अब ये कास्केड सिस्टम क्या चीज है? चेन रिएक्शन को बोलते हैं कास्केड सिस्टम। मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और एक के बाद जब दूसरा आएगा तो दूसरे के लिए जो दूसरी चीज है वो होनी चाहिए। दूसरे के बाद जब तीसरा चीज होगा तो तीसरे के लिए वो तीसरी चीज होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही सो ऑन। तो अगर इस चेन में एक भी स्टेप गायब हो गया तो ये चेन आगे नहीं बढ़ेगा, और इस चेन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट होता है। इसको मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, इट इज अ चेन रिएक्शन, इट इज अ कास्केड मैकेनिज्म। ठीक है, तो होगा क्या कि मान के चलो कि भाई ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ये क्या है? ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में क्या फ्लो होगा भाई? ब्लड, ब्लड। Blood. है ना, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ कहीं इंजरी हो गई, जैसे आप लोगों को चोट वोट लग जाती है, कभी उंगली कट गया चाकू वाकू से, ठीक है, कभी कुछ और, गिर गए, स्टंट मार रहे थे, बॉयज लोग खास तौर पे स्टंट मारते हैं, गिर गए, पूरा कट गया, खून आ रहा है, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो कुछ समय लगता है ना, मिनट्स बोलूंगा मैं, कुछ मिनट लगते हैं, फिर धीरे से खून पहले जाना रुकता है, देन उसके बाद फिर वो जगह सूखने लगता है और क्लॉट बन जाता है। ठीक है, तो ब्लीडिंग पहले रुकता है, देन उसके बाद वो जगह से धीरे धीरे एक फ्लूइड निकलना भी बंद होता है ना। समझ आ रहा है? जो क्लॉट बन जाता है। तो ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम बोथ आर डिफरेंट, जिसको मैं बताऊंगा आगे चल के अभी।
ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, मान के चलो बेटा ये ब्लड वेसल यहाँ से फट गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से सारा ब्लड कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, ऐसा बाहर जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड बाहर जाएगा तो क्या अच्छी बात है, नो सर। नो सर, क्यों अच्छी बात नहीं है, ब्लड कम हो जो जाएगा। चलो फिर जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जो जाएगा। हाँ, जो नए लोग हैं थोड़ा सा अपन उनसे, बेटा जो भी नए स्टूडेंट हैं, है ना, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस क्लास में एकदम बेशरम बन के आपको आंसर देना है, बिल्कुल शर्माना नहीं है। हमको अगर कुछ सीखना है तो हमको थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ता है। सर इसका क्या आंसर है, मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपको आंसर, सर इसका आंसर ये है, भले गलत हो बट बताना है, आदत डालना है ना, कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, नहीं है तो कॉन्फिडेंस लाना है, और बिल्कुल ही नहीं है तो स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। एक चीज याद रखना, दुनिया में कहीं भी अगर हमको सक्सेसफुल होना है किसी भी चीज में, तो एक चीज की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, नॉलेज से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कॉन्फिडेंस की, हर फील्ड में। डॉक्टर बहुत सारे लोग बनते हैं, डॉक्टर बहुत सारे लोग बनते हैं, लेकिन हर डॉक्टर का नाम नहीं होता है, इसके पीछे का रीजन नॉलेज तो है ही ऑब्वियसली, प्लस कॉन्फिडेंस भी होता है। अब उसका मत कॉन्फिडेंस, डॉक्टर में सर कॉन्फिडेंस होने का क्या लेना देना है, बहुत कुछ लेना देना है। आपके पास मरीज आ रहा है, आप भी घबरा गए, भगवान मैं क्या करूं, ऐसा तो मैं देखा ही नहीं हूँ, लेकिन आपने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स सीखे हैं, कुछ मेथड सीखे हैं, आप पहले उसको अप्लाई करो, ठीक है, और कुछ करो, इधर उधर ट्राई करो, 10 लोगों से पूछो, कुछ ना कुछ तो आएगा, किसी की हेल्प लो, तब आप सीखेंगे। तो हमको, आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड में आपको निरंतर सीखना है। एक चीज याद रखना, डॉक्टर 70 साल का भी हो जाता है, 50 साल की भी प्रैक्टिस होती है, तो भी वो कुछ ना कुछ सीखता ही है हमेशा, क्योंकि चीजें हमेशा चेंज होती हैं, हमेशा चेंज होती हैं। जैसे कोरोना आया, कोरोना के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था, तो सारे डॉक्टर इस दुनिया के सीखे हैं कि ये होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्टडी किए हैं, देन उसके बाद ये इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ यूज हो रही हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें क्या दवाई यूज करना है। तो ये जो फील्ड है ना, मेडिकल फील्ड, ये कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस का फील्ड है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सभी को शुरुआत से ही, जो भी बच्चे शुरुआत में आते हैं, एक बच्चे रहे चाहे 100 बच्चे रहे, सभी को एक ही चीज बोलता हूँ, आपको सीखने की कोशिश करना है, ललक होनी चाहिए सीखने की, और कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। गलत आंसर दो लेकिन दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चलो, तो ये ब्लड जब बाहर आ रहा है तो भाई इससे मतलब क्या होगा, भाई ब्लड में कौन सी चीज है जिसको मेनली बचाना रहता है, पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ब्लड ये गिर रहा है, ठीक है, ब्लड क्लॉट करके हम इसको, ब्लड को फ्लो होने से, ब्लड का लॉस से हम बचा लेंगे। लेकिन एक चीज बताओ कि ब्लड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसको रोकना मेन मुद्दा होता है, मतलब मेनली उसी के लिए ब्लड क्लॉट, कौन बताएगा। ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कहाँ रहता है ब्लड में बेटा, आरबीसी। आरबीसी, प्लाज्मा। आरबीसी में, मेनली आरबीसी, ठीक है, आरबीसी में 98% ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है, 97 to 98% जो ऑक्सीजन होता है वो आरबीसी में होता है, 2 से 3% बस प्लाज्मा में होता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो मेन जो मुद्दा होता है ब्लड क्लॉटिंग का, वो आरबीसी को प्रिवेंट करना रहता है, आरबीसी के लॉस से। क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी अगर थोड़े समय के लिए ज्यादा चले भी गया तो क्या होगा, कौन सा इन्फेक्शन एकदम से लड़ना है, कौन सा एकदम भारी इन्फेक्शन, भाई कहीं कट गया तो बॉडी में कितना ज्यादा इन्फेक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, बॉडी में ऑक्सीजन मतलब जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है अगर वो कम हो गया, तो बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसकी डेथ हो जाएगी। बिना डब्ल्यूबीसी के एक सेल जिंदा रह सकता है, कोई भी एक टिश्यू, जैसे कि यहाँ से ब्लड इस हाथ को जा रहा है, तो मान के चलो यहाँ से ब्लड इस हाथ को जा रहा है, ठीक है, तो हाथ में जो ब्लड जा रहा है, इस हाथों में जो ब्लड जा रहा है मेनली जो रहता है उसको खाना नहीं भी मिलेगा ना सेल को, अगर इस हाथ के सेल को खाना नहीं मिलेगा, मतलब न्यूट्रिएंट नहीं भी मिलेगा, तो भी ये सेल जिंदा रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो मेनली आरबीसी के लॉस को रोकना है बेटा, तो जैसे ही ये टिश्यू इंजरी होती है
यहाँ पर जो इंजर्ड टिश्यू होता है ना, इसके आसपास एक केमिकल बनना चालू होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। रिलीजेस इंजर्ड टिश्यू रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रहता है ये एक और एंजाइम बनाएगा जिसको बोलते हैं, इट फॉर्म्स थ्रोम्बोकाइनेस। एक्चुअल में थ्रोम्बोकाइनेस इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, थ्रोम्बोकाइनेस इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन इसको एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, जो इंजर्ड टिश्यू से रिलीज होता है और प्लेटलेट से रिलीज होता है। ठीक है, तो ये सब प्लेटलेट का भी काम वही है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करना। ठीक है, तो इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट्स जब भी टकराते हैं, यहाँ पर एग्रीगेट होते हैं, जमा होने लग जाते हैं, तो ये सब केमिकल रिलीज करते हैं। ठीक, समझ आ रहा है बात? यहाँ पर प्लेटलेट्स, हाँ बेटा बोलो। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कहाँ पे होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन ये जो इंजर्ड टिश्यू है ना बेटा, ब्लड वेसल के जो सेल्स होते हैं ना उससे, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वहां से। ठीक है, प्लेटलेट्स भी यहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं वो, और इंजर्ड टिश्यू, जैसे ये ब्लड वेसल है ना बेटा, टिश्यू क्या है? ब्लड वेसल किससे बनता है? टिश्यू से बनता है। समझ आ रहा है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, ये पूरा टिश्यू से ही बनता है बेटा। ब्लड वेसल जो है, पतली पतली जो ब्लड वेसल्स होती है, पूरे टिश्यू से ही बनता है, वो सेल्स होते हैं उसमें, तो वो सेल रिलीज करेगा। देन हमारे ब्लड में इसका इनएक्टिव फॉर्म रहता है थ्रोम्बोकाइनेस का, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? थ्रोम्बोकाइनेस को एक्टिवेट करेगा। तो थ्रोम्बोकाइनेस इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में? प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम के फॉर्म में, प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम के फॉर्म में। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेस है इसका दो काम होता है। ठीक है, ये जो थ्रोम्बोकाइनेस है इसका दो काम होता है। पहला काम होता है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना और थ्रोम्बिन बनाना। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन इज अ इनएक्टिव, ठीक है, प्रोटीन, और ये एक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, दूसरा काम ये करता है सप्रेसेस हेपेरिन। कौन बताएगा हेपेरिन क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। हेपेरिन को ब्लड क्लॉटिंग के समय कौन सप्रेस करता है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेपेरिन क्या होता है। देखो, आप लोगों ने ये देखा कि जब भी ब्लड, आप कभी बेटा गिरा हुआ ब्लड देखे हो? कभी ड्रॉप ऑफ ब्लड कभी कोई देखे? ऐसे ब्लड, जैसे कि अगर गिरा है जमीन पे, या फिर ऐसे बहा हुआ, ऐसा बहा हुआ है ना, और सूख गया है, देखे हो आप लोग सब? यस सर। यस सर। तो जब आप उसको निकालते हो तो वो कैसा रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है या सॉलिड हो जाता है? सॉलिड। सॉलिड जम जाता है ना, जम जाता है। तो ये ब्लड वेसल के बाहर आते ही क्लॉट हो गया, सॉलिड हो गया। लेकिन ये ब्लड वेसल के अंदर सॉलिड क्यों नहीं होता? ये जो ब्लड है, ब्लड वेसल से बाहर आते ही वो हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। लेकिन ब्लड वेसल के अंदर जब भी ब्लड फ्लो होता है तो वो कभी भी सॉलिड नहीं होता, क्लॉट नहीं होता, डिसीज कंडीशन को छोड़ के। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करो, ठीक है, तो ब्लड हमेशा फ्लो होते रहेगा, हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वो क्लॉट नहीं होता, सॉलिड नहीं होता। उसका कारण होता है इस ब्लड में हेपेरिन का होना। हेपेरिन, हेपेरिन जो रहता है ये एंटी कोएगुलेंट होता है। कोएगुलेशन का मतलब होता है ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हेपेरिन इज अ एंटी कोएगुलेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सब आपको याद हो जाएगा, बहुत बार आएगा ये सब। हेपेरिन इज अ एंटी कोएगुलेंट। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ कुछ बताया था कि कोई कोई डब्ल्यूबीसी जो रहता है हेपेरिन भी बनाता है, किसी को याद है? हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, तीन टाइप का केमिकल बनाता है एक डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में। याद है किसी को?
सिक्रेट Yes, करता है? नो सर, नहीं बताया था। बेसोफिल, बेसोफिल नहीं बताया था, बेसोफिल ध्यान रखेंगे। बेसोफिल हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, तीन चीज बनाता है, इसको लिख लो, है ना। बेसोफिल, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। बेसोफिल सिक्रेट हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ठीक है। एंड व्हाट इज हेपेरिन? अभी बताया मैंने आप लोगों को, एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट क्या होता है? ऐसा केमिकल जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। देखो, आपने कभी हार्ट अटैक सुना होगा, किसी को हार्ट अटैक आ गया, सुना है? यस सर। क्या होता है उसमें, क्या होता है उसमें? उसमें जो ब्लड वेसल होता है ना, ये ब्लॉक होना चालू हो जाता है डिसीज कंडीशन के कारण, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है या कोई भी बीमारी है, तो ये ब्लड, ऐसा ब्लड वेसल जो हार्ट के टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो बेटा, हार्ट के टिश्यू हो या बॉडी के किसी भी टिश्यू को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो मेनली उसको जो प्रॉब्लम होगी वो मेन ऑक्सीजन के कारण, देन उसके बाद वाटर एंड न्यूट्रिएंट है। तो हार्ट के टिश्यू को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो भैया उसमें ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी आएगी, ऑक्सीजन की कमी आएगी, तो वो टिश्यू मरने लगते हैं हार्ट के, उसी को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। फिर मरने लगता है, धीरे धीरे रुक जाता है वो, ठीक है। तो उस वो होता क्यों है? क्योंकि ऐसा ब्लड वेसल जो हार्ट के सेल्स को ब्लड दे रहा है उस वो जम जाता है। तो यहाँ पर अगर क्लॉटिंग हो जाएगा तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, तो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जब जम जाता है तो उस जगह को गलाने के लिए, ठीक है, समझ आ रहा बात, हेपेरिन देते हैं, आर्टिफिशियल इंजेक्शन के थ्रू। तो हमारी बॉडी में हेपेरिन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमारा ब्लड ब्लड वेसल के अंदर कभी भी क्लॉट नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में, है ना, विदाउट डिसीज कंडीशन में। समझ आ रहा बात आप लोगों को? क्या बोल रहा हूँ, हेपेरिन क्या है, यस सर। है ना। देन आते हैं हेपेरिन, सॉरी हिस्टामिन। हिस्टामिन जो रहता है ये क्या होता है, और सीरोटोनिन क्या होता है? तो ये होता है वैसो डायलेटर। ये सब अभी से पढ़ के रखो, आगे यही सब बार बार रिपीट होगा। डायलेटर, वैसो डायलेटर, एंड सीरोटोनिन इज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों के दोनों, ठीक है। नीट में मान के चलो ये तीनों आता है, और कौन सिक्रेट करता है ये भी आता है। तो हिस्टामिन इज अ वैसो डायलेटर। वैसो डायलेटर का मतलब होता है, लिख लेना, ब्लड वेसल को डायलेट करने वाला, ब्लड वेसल को डायलेट करने वाला, ठीक है। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा केमिकल है जब ज्यादा बनेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा? कोई भी? एकदम जनरल है, कॉमन सेंस, बताओ भाई। विश्व, रिद्धि, नमीशा। नमीशा पहली बार देख रहा हूँ बेटा आपको, पहले आ चुके हो मेरी क्लास में? No, sir. नहीं आए हो, चलो कोई बात नहीं। सर सभी लोग वैसो यार, कॉन्स्ट्रिक्टर। हाँ चलो, एक ने जवाब दिया वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, और कोई? कोई भी यार, नए लोग भी ट्राई करो। इतना क्या आप लोग सोच रहे हो, गलत ही आंसर दोगे ना, नए हो चाहे पुराने हो, गलत ही आंसर दोगे, उससे ज्यादा क्या होगा। Sir, वैसो his कॉन्स्ट्रिक्टर, हिस्टामिन, वैसो डायलेटर, और कोई? एटलीस्ट तीन चार लोग Sir, आंसर दो। third one vasoconstrictor, that one. हाँ सर सेरोटोनिन। हाँ, सीरोटोनिन। देखो बेटा, सीरोटोनिन जो रहता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, नैरो करने वाला। ये ब्लड वेसल है, इस ये ब्लड वेसल है, ठीक है। जब सीरोटोनिन काम ज्यादा करेगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड का प्रेशर
नॉर्मल तरीके से थोड़ी ना फ्लो होगा, अब प्रेशर तो बढ़ जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप गमले में पानी डालते हो पाइप से, तो नॉर्मल फ्लो हो रहा है, गमले में पानी डालते हो ऐसे पकड़ के खड़े हो पाइप को, ठीक है, ये पाइप को ऐसे पकड़ के खड़े हो तो नॉर्मल पानी जा रहा है, अभी प्रेशर नॉर्मल है, कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ना, कि नहीं होता है? पानी जो जा रहा है वो ट्यूब पे कोई ना कोई प्रेशर तो देता है ना बेटा, पानी जो रहता है उसका कोई ना कोई प्रेशर तो इस ट्यूब में है, पानी का पाइपलाइन में है, प्रेशर के बिना वो कैसे आगे बढ़ेगा? प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो कोई ना कोई फोर्स इस एरिया पे तो जा ही रहा है, तो ये पानी नॉर्मल प्रेशर से जा रहा है, लेकिन हम एकदम आलसी हैं, मम्मी बोल रही है वो दूर वाले गमले में भी डाल देना, तो क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? दबा देते हो। ऐसे यहीं से करते हैं ना सब अपन, कभी ना कभी तो किए होंगे ऐसा यस मस्तीखोरी। सर। तो अपन क्या करते हैं, इस पाइप को ऐसे दबा देते हैं, दबाते हैं तो क्या होता है, पानी थोड़ा दूर तक जाता है, हम 4 कदम आगे नहीं जाएंगे लेकिन पाइप को दबा देंगे, भले पीछे से नल खुल जाए वो अलग बात है, हम यहाँ से दबाएंगे। तो जब हम पाइप को दबाते हैं तो क्या होता है, पानी का प्रेशर। प्रेशर प्रेशर बढ़ क्रिएट जाता होता है और बढ़ जाता है। है, हाँ, प्रेशर बढ़ जाता है तो ज्यादा दूरी तक जाएगा, वो ज्यादा प्रेशर से पानी फेंका रहा है। तो वैसे ही जब ये केमिकल इस ब्लड वेसल में रिलीज होता है तो ये ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और जब ये केमिकल इस ब्लड वेसल में रिलीज होगा तो ये ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाएगा ज्यादा तो ब्लड प्रेशर थोड़ी सी कम होगा। आप लोगों को जब सर्दी होती है ना तो जो नाक बहता है ना, बहता है, अब कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर अपने ना हमारा नहीं बहता है, दुनिया में सभी बच्चों का नाक बहा है कभी ना कभी, मैं अभी आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी ना कभी। तो जो नाक बहता है उसके पीछे का जो रीजन होता है वो हिस्टामिन का ज्यादा रिलीज होना होता है। तो नाक के आसपास के ब्लड वेसल में जब ज्यादा हिस्टामिन बनते हैं तो फिर वासोडाइलेटर वासोडाइलेशन चालू होता है जिससे कि ब्लड वेसल डायलेट होता है, और फिर जब ब्लड वेसल डायलेट होगा तो ब्लड के अंदर का जितना भी लिक्विड है वो बाहर ज्यादा निकलना चालू हो जाता है, और वो म्यूकस के फॉर्म में बहना लगता है। कई बार पानी पानी जैसा बहता है ना आप लोग एकदम सीवियर सर्दी में, कभी ना कभी तो हुआ होगा एकदम पानी जैसा, आप लोग सोचते साला इतना पानी नाक में आ कहाँ से रहा है? तो बेटा वो ब्लड वेसल से लीकेज जो पानी होता है ना वो पानी होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, तो मेन सर्दी में सर तो होता फिर है। तो ब्लड क्यों नहीं निकलता? ब्लड नहीं निकलेगा ना बेटा, लीकेज हो रहा है, एकदम फाइन जो रास्ता होता है ना ब्लड वेसल में वो उससे निकलता है, ठीक है। कई बार ये इतना डायलेट हो जाता है, ब्लड वेसल इतना डायलेट हो जाता है कि कई बार खून भी निकलता है, लेकिन जब एकदम डायलेट हो जाता है, रप्चर हो जाता है, या फिर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो खून भी निकलता है, ठीक है, होता है ऐसा, बट वो एकदम सीवियर कंडीशन में। तो आप लोग जो सर्दी में जो दवाई खाते हो वो एंटी हिस्टामिन सिट्रिजिन वगैरह खाते हो, आप लोग कभी खाए हो सिट्रिजिन? कभी ना कभी यस आप में से कोई खाए हो, आप लोगों का भी यस सर। देखना, सर्दी में एक छोटी सी टेबलेट होती है जिसे थोड़ी थोड़ी नींद आती है, रात को खाने बोलते हैं डॉक्टर आपको, सिट्रिजिन। वो क्या होता है, वो इस हिस्टामिन को सप्रेस करने वाली दवाई होती है जिससे कि सर्दी नाक बहना कम हो जाता है। चलो, तो ये क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना? तो हिपेरिन समझ आ रहा है क्या होता है? क्लियर है? यस। हाँ चलो, अब देखो बेटा, अब क्या होगा कि जैसे ये थ्रोम्बिन बनता है तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करता है। फाइब्रिनोजन ये सब क्लॉटिंग प्रोटीन है बेटा, ये सब ब्लड में रहता है। ये एक्टिव थ्रोम्बिन जो रहता है वे फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है बेटा, ये इनएक्टिव है और ये क्या है, एक्टिव है। और फाइब्रिन को ही हम क्लॉट बोलते हैं, फाइब्रिन को ही हम क्लॉट बोलते हैं। तो ये फाइब्रिनोजन इज अ सॉल्युबल प्रोटीन, ध्यान रखेंगे, ये ब्लड में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल प्रोटीन, बट फाइब्रिन इज अ इनसॉल्युबल प्रोटीन, इनसॉल्युबल प्रोटीन। अब ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो बेटा, ब्लड को कैसे रोकेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कभी किसी नहर या नदी में किसी को जाल ऐसा रखते हुए देखा है?
मछली पकड़ने के लिए। जैसे कोई नहर होता है, कैनाल्स होते हैं, उसमें ऐसा जाल बिछाते हैं लोग, पानी बहते रहता है और उसमें आके मछली फंस जाते हैं। कभी देखे हो आप में से कुछ लोग? गाँव वाँव गए होंगे तो देखे होंगे, नहीं तो नहीं देखे होंगे, यस सर। है ना। तो जैसे ये नहर है तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक नेट लगा देते हैं, ऐसा नेट लगा देते हैं, है ना, ऐसा नेट लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है बेटा, जो भी यहाँ पर पानी बाहर आ जाता है लेकिन मछलियां फंस जाते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं। तो होता है क्या है, ठीक वैसे ही ये जो फाइब्रिन होता है, ये क्या है, एक प्रकार का बेटा नेट होता है, जाली जैसा। ठीक है, तो ये सारा रिएक्शन कहाँ हो रहा है भाई, जहां पर ब्लड वेसल फटा है, जहां पर इंजुरी हुई है। तो जहां पर इंजुरी हुई है वहीं पर ये सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत फास्ट होता है ये, है ना, ये रिएक्शन चालू हो जाता है। ये सारे रिएक्शन यहीं हो रहे हैं, तो होगा क्या कि ये जो फाइब्रिन होता है यहाँ पर एक जाली जैसा बना देता है, जाली जैसा, तो जाल ऐसा। तो ये नेट क्या करता है, ये जाल क्या करता है कि जो आरबीसी होते हैं उसको, एंड जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं बेटा प्लाज्मा में? albumin, globulin, fibrinogen and prothrombin. प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन तो बेटा कन्वर्ट हो गया, प्रोथ्रोम्बिन Albumin and globulin. फाइब्रिनोजन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन जो मेजर प्रोटीन थे ये तो कन्वर्ट हो गया, यही तो क्लॉट बनाएंगे। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन दो मेजर प्रोटीन्स को रोकेगा और आरबीसी को मेन रोकेगा, और कुछ बड़े बड़े डब्ल्यूबीसी को, तो सब चीज रुक जाता है। तो क्या निकलेगा, प्लाज्मा। क्या निकलेगा फिर यहाँ से, प्लाज्मा, क्योंकि ये एक नेट के फॉर्म में जाली के जैसा होता है। तो यहाँ से क्या रिलीज होता है, प्लाज्मा ऊज आउट होता है, प्लाज्मा ऊजेस। समझ आया बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या रुक जाता है, आरबीसी एंड प्रोटीन्स। ठीक है, आरबीसी एंड प्रोटीन्स यहाँ पर रुक जाएंगे, जो मेनली जिसको हमको रोकना है क्लॉटिंग के थ्रू। ठीक है, फिर आप लोगों ने देखा होगा जब चोट लगने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर से एक हल्का सा लाइट येलो कलर का फ्लूइड बहता है कुछ मिनट बाद। जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसके बाद जो रहता है, कुछ समय के लिए यहाँ पर एकदम लाइट, ठीक है, एकदम पतला थिन फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड ऐसे बहता है। कभी देखे हो आप लोग? यस सर। कौन कौन नहीं देखा है, हाथ उठाओ। कौन कौन नहीं देखा? अरे भाई नहीं देखे तो नहीं देखे यार। हाँ, कौन हाथ उठाया भाई? ईशा, हेमंत, परमिंदर, हरलीन, बाप रे, आप लोग एकदम नाजों से पले हुए हो लग रहा है। ठीक है, ऐसे सभी लोग बहुत अच्छे से वो करते हैं, है ना। लगता है आप लोगों को एक तो ज्यादा चोट नहीं लगा है ना, जब से आप लोगों ने होश संभाला है, या फिर जब भी चोट लगा है तो तुरंत मलहम पट्टी हुआ है आपका, ऐसे खुला नहीं छोड़ा गया है। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना भाई ईशा? Yes, तुरंत sir. मलहम पट्टी हुआ है ना, तो इसलिए आपको ना वो सब दिखा नहीं। हम जब छोटे थे तो हमको, जब हम जब गिर जाते थे तो हम ये हल्दी वल्दी लगा लगा के ऐसे चलाते थे, कोई मलहम पट्टी नहीं होता था। नहीं तो बड़े होने के बाद ये दुनिया भर का चुचला हम करते हैं, इन्फेक्शन ना हो जाए, घाव ना बढ़ जाए, बट ठीक है, वो भी अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। तो जो कई लोग हाथ नहीं उठाए उनको मालूम है बेटा, अगर चोट लगने के बाद कुछ समय, अगर थोड़ा सा चोट है, उसको अगर बैंडेज ना लगाए या उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कुछ मिनट बाद आप देखोगे कि वहां से एकदम लाइट येलो कलर का एक फ्लूइड निकलता हुआ आता है। एक्चुअल में वो क्या होता है, वो सीरम होता है, वो सीरम होता है, वो प्लाज्मा का ही एक पार्ट होता है। मान के चलो प्लाज्मा ही होता है जिसमें प्रोटीन्स नहीं होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा ही होता है जिसमें प्रोटीन्स नहीं होते हैं, प्रोटीन्स यहीं रुक जाता है। और फिर धीरे धीरे ये जो क्लॉट है, ये फाइब्रिन जो रहता है वहां इकट्ठा होते जाता है, होते जाता है, आरबीसी वगैरह यहाँ रुकते जाते हैं, रुकते जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरे तरीके से बंद हो जाता है और ये ब्लड वेसल रिपेयर हो जाता है, ये नॉर्मल पहले जैसा हो जाता है। हो गया, ठीक है, फिर नॉर्मल ब्लड का फ्लो चलते रहते हैं। सर, तो इस, हाँ बोलो। सर फिर वो ब्लैक कलर का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है जो हार्ड रहता है? यही क्लॉट होता है बेटा, उसी को तो क्लॉट बोलते हैं हम। ये पूरा जो है ना क्लॉट ऐसा भर जाता है यहाँ पर, ऐसा पूरा क्लॉट है ऐसा, देखिए ना आप लोग ब्लैक कलर, ये क्लॉट Yes. होता है ना, जिसमें क्या रहता है, बहुत सारे आरबीसी वगैरह भी होते हैं,
फाइब्रिन भी होता है। तो ये क्लॉट ऐसा देखोगे आप, ऐसा रुक जाता है, वो खून जमा हुआ रहता है वहां पर, क्लॉट रहता है वो, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है बेटा, जब स्किन आ जाता है तो फिर धीरे धीरे ये नया स्किन जब आता है तो जो ओल्ड डेड पार्ट है स्किन का वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, फिर वो छिलके जैसा निकल जाता है वो, ठीक है। क्लियर हो रहा है? इस सब प्रोसेस में क्या चाहिए रहता है भैया हमको, कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये कैल्शियम आयन नहीं है इस जगह पे, तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट की कम होगा या मीडियम होगा या बिल्कुल नहीं होगा? नॉर्मल होगा, मीडियम क्लॉट होगा, कम क्लॉट होगा या बिल्कुल नहीं होगा? अगर कम क्लॉट, कैल्शियम, हाँ कैल्शियम नहीं है तो बताओ। कम क्लॉट होगा। हाँ, और कोई? मैंने 4 ऑप्शन दिया। नॉर्मल क्लॉटिंग होगी कैल्शियम नहीं होने से, मीडियम क्लॉटिंग होगी, थोड़ा क्लॉट होगा या क्लॉट नहीं होगा? सर अरे भाई मीडियम। मीडियम, चलो एक ने बोला कम, एक ने बोला मीडियम, और बाकी सोचो जवाब दो। हाँ बेटा क्या बोले, कौन बोला? स्लो कटिंग। स्लो बोले ना हमेशा? हाँ यस सर। हाँ, और ध्रुव, प्रभांश, बोलो भाई, हेमंत? मीडियम प्लॉटिंग। हाँ कम होगा, और कम। कम। रुद्र, रुद्र सर का नाम, नॉर्मल क्लॉटिंग होगा। नॉर्मल क्लॉटिंग। रेत, मैसेज भी कर सकते हो आप लोगों का, कभी अनम्यूट नहीं होता तो लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है। चलो तो बेटा जैसे कि मैंने बताया कि इट इज अ कास्केड सिस्टम। एक भी चीज नहीं है तो दूसरा आने वाली चीज होगा ही नहीं। अगर आप कैल्शियम गायब कर दोगे तो ये रिएक्शन ही नहीं होने वाला। ये अगर कैल्शियम यहाँ से गायब है तो ये रिएक्शन यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ेगा, भले ये प्रेजेंट क्यों ना हो। ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैल्शियम आप पूरा हटा दो तो क्या होगा, क्लॉटिंग ही नहीं होगा बेटा। इसीलिए इसको मैंने बताया था कास्केड सिस्टम, चैन रिएक्शन। चैन का एक भी स्टेप को हटा दोगे तो कुछ भी आगे नहीं होने वाला, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसको समझाने के लिए आपको एक तरीका, एक चीज बता रहा हूँ याद रखने के लिए। आप लोग का कभी ना कभी ब्लड सैंपल लिया गया होगा या आपने कभी देखा होगा, देखा है सबने, आपका या किसी का परिवारजनों का? यस सर। यस ब्लड सर। सैंपल सिरिंज से लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं? सर टेस्ट। आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा, एक ट्यूब में डालते हैं छोटा सा, यस सर। जिसमें आपका नाम लिखा रहता है यस सर। या बैच नंबर, जो भी आपका नाम का नंबर है वो लिखते हैं, या फिर आपका नाम या नंबर लिखते हैं, ठीक है, कोडिंग होती है। तो वो जो ट्यूब में डालते हैं, फिर आपने देखा होगा वो उस ट्यूब कैसे सही लाते हैं। तो आप सोचते हो कि क्या है, क्या कोई क्या बोलते हैं, फ्रूटी है क्या मेरा ब्लड, जो पीने से पहले उसको शेक कर रहे हैं? तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि उसको शेक क्यों करते हैं? नहीं सोचा है। सर उसमें बैक्टीरिया ऊपर आ सकता है। नहीं, बैक्टीरिया नहीं बेटा, बैक्टीरिया होगा तो और मिलाएंगे थोड़ी ना, और कोई। उसमें ऐसे केमिकल होते हैं, ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड के सारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लड के सारे कैल्शियम को कंपाउंड में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और फ्री कैल्शियम अवेलेबल नहीं होता है ब्लड में। फ्री कैल्शियम अगर अवेलेबल नहीं है ब्लड में, तो ब्लड जब बाहर आएगा ब्लड वेसल से, तो क्लॉटिंग प्रोसेस ब्लड बाहर आते ही ब्लड में भी चालू होगा, यहाँ भी चालू होगा। ब्लड वेसल से बाहर आते ही ऑक्सीजन के, है ना, यस समझ आ सर। रहा बात, आते ही ब्लड में भी क्लॉटिंग प्रोसेस चालू होगा और यहाँ भी चालू होगा। यहाँ तो ठीक है, जो होना है होगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा ब्लड। लेकिन जो बाहर ब्लड निकला उसमें भी क्लॉटिंग प्रोसेस चालू होता है, सेम प्रोसेस, क्योंकि ब्लड में तो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अगर कैल्शियम अवेलेबल नहीं है तो ये प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ता और ये फाइब्रिन नहीं बनता है। अगर समझ आ रहा बात, इससे क्या होगा भाई, ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो हमको
जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, जो भी जांच करना है, पड़ताल करना है ब्लड का, वो हम कर सकते हैं। और अगर बेटा आ गया और हम ऐसे ही रख लिए तो फिर कुछ मिनट बाद देखेंगे तो जमा हुआ रहेगा, पूरा क्लॉटेड रहेगा। अगर थोड़ी ना उसको हैप्पी बर्थडे टाइप का केक टाइप का उसको काटेंगे जेली को, देन उसमें टेस्ट करेंगे, वो तो क्लॉट हो गया तो हो गया, सब खत्म कहानी, फिर कुछ नहीं होता। फिर उसको पिघलाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते अपन। ठीक है, समझ आ रहा बात? इसीलिए उसको ऐसे ऐसे शेक करते हैं, उसका केमिकल को पूरा मिलाते हैं ब्लड को, ब्लड के साथ में, ताकि वो क्लॉट ना हो। समझ आया? कास्केड का मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को? यस एक भी सर। चीज अगर गायब है ना तो क्लॉटिंग नहीं होने वाला। फाइब्रिनोजन गायब है अगर, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन दोनों लीवर बनाता है, लीवर अगर डिफेक्टिव है, लीवर काम नहीं कर रहा है, तो अगर ये प्रोटीन भी नहीं होंगे तो भी ये क्लॉट नहीं बनने वाला। इसमें और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, इसको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? पहला प्लेटलेट्स, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स या क्लॉटिंग प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स, विटामिन के, विटामिन के, ये सब की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। क्लियर है? अगर बॉडी में विटामिन के की भी कमी है तो भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। और इन 13 क्लॉटिंग फैक्टर में से अगर एक आध नहीं है अवेलेबल बॉडी में तो क्या होगा? कम होगा, मीडियम होगा, पहले नहीं जैसा क्लॉटिंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं नो होगा। क्लॉटिंग। समझ आ रहा बात? 13 में से एक भी नहीं है बॉडी में किसी भी वजह से तो क्लॉटिंग नहीं होता है, या डिले क्लॉटिंग होता है। ठीक है, बहुत डिले, कभी कभार इतना डिले होता है कि इंसान डिले हो जाता है हमेशा के लिए। समझ आ रहा बात? ठीक, आगे पढ़ोगे 12th क्लास में बहुत सारे जो क्लॉटिंग होते हैं ना, फैक्टर 9 और जो 13 में से फैक्टर 8 और फैक्टर 9 होते हैं, जो 13 में से जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण कभी कभी बॉडी में नहीं बनता। तो एक बार कट गया तो खून बहते ही जाता है ऐसे लोगों में, फिर दवाई वही इंजेक्शन डाल के ही करना पड़ता है ना? चलो, कभी सुने हो आप लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर? बहुत रेयर होता है वो, एक्चुअल में बहुत रेयर होता है, आप लोग नहीं सुने होंगे। ये नॉर्मल बीमारी नहीं है, किसी से फैलता नहीं है कोरोना के जैसे, ये जेनेटिक है। ये पहले, सबसे पहले देखा गया था, ऑब्जर्व किया गया था कई साल पहले, इंग्लैंड की जो महारानी है ना, ठीक है, उसके बेटे में। ठीक है, चलो, हीमोफीलिया, हाँ रिद्धि आंसर कर रही है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सुने हो आप लोग? कोई इस नो बीमारी सर। को बोलते हैं हीमोफीलिया। नो सर। चलिए, तो अब देखेंगे बेटा ब्लीडिंग टाइम क्या होता है और क्लॉटिंग टाइम क्या होता है। ब्लीडिंग टाइम 1 to 3 मिनट, क्लॉटिंग टाइम 2 to 8 मिनट। अब ये ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम कौन पहले होगा? ब्लीडिंग पहले होगा या क्लॉटिंग पहले होगा? ब्लीडिंग टाइम का मतलब होता है कि कितने मिनट तक ब्लीडिंग होता रहेगा, क्लॉटिंग टाइम का मतलब होता है कितने मिनट में क्लॉटिंग कंप्लीट होगा। सर ब्लीडिंग टाइम जल्दी। ब्लीडिंग टाइम कम है, इसका ये मतलब है कि क्लॉटिंग जब चालू होता है तो पूरे तरीके से क्लॉटिंग होने में समय लगता है, उससे पहले ही ब्लीडिंग रुक जाती है। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही यहाँ पर क्लॉटिंग चालू होगा, कम से कम ब्लड का बहना रुक जाता है, फिर अच्छे से क्लॉट होने में समय लगता है, 2 to 8 मिनट्स तक के जाता है। ठीक है, 2 से 8 मिनट का समय लगता है क्लॉटिंग प्रोसेस को अच्छे से परफॉर्म होने में। ठीक है, लेकिन क्लॉटिंग अच्छे से होगा उससे पहले ही पार्शियल क्लॉटिंग में भी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश की जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? फिर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से एक प्लाज्मा ऊज आउट होता है, एक्चुअल में ये प्लाज्मा नहीं होता है, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन होता है, जिसको बोलते हैं सीरम, जिसको बोलते हैं सीरम। ठीक है, सीरम ऊजेस। अब सीरम क्या होता है? सीरम इज अ प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन भैया?
ये सब प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन। हम लोगों ने 4 टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन देखा था, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन तो बेटा कन्वर्ट हो गए, तो ये तो आएंगे ही नहीं नीचे। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन को भी रोका जाता है। तो ध्यान रखेंगे व्हाट इज सीरम। तो येलोइश थिन विस्कस फ्लूइड जो क्लॉट होने के बाद जो निकलता है, कई लोगों ने ऑब्जर्व किया है और कई लोगों ने नहीं किया है, तो वो जो फ्लूइड निकलता है येलोइश कलर का, ब्लड नहीं निकलता है, उसको सीरम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, ठीक है। इस सीरम में एंटीबॉडीज होते हैं, इस सीरम में एंटीबॉडीज होते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या है मैंने बताया था आप लोगों को, कौन बताएगा? हाथ उठाओ, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, क्या काम है एंटीबॉडीज का, बस ये बता दो। बताया पिछले क्लास, याद करो जल्दी से, बताओ भाई। कनिष्का, परमिंदर ने हाथ उठाया, चलो। हेमंत, हर्ष तिवारी, हरलीन, कनिष्का। बेटा आप लोग पढ़ नहीं रहे हो घर में? पढ़ना है बेटा। हाँ चलो बताओ भाई। परमिंदर, Sir, they are present in plasma and there are the proteins. फंक्शन क्या है बेटा उसका? Sir, it provide immunity. इम्यूनिटी, मतलब ये इन्फेक्शन से लड़ने के लिए होता है। तो इसमें सीरम जब ऐसे बहते रहता है तो बेटा यहाँ पर क्या इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए उसमें सीरम में एंटीबॉडीज भी होता है, ताकि बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन जो है ना वो रुक जाए। ठीक है, चलो क्लियर है इतना? हटा दूं ये सब मैं? यस सर। यस सर। चलो आप लोग बेटा डेटा बचा के रखने की आदत डाल लो। जितना भी टाइम पास है आप लोगों का, जो भी एक्टिविटीज हैं वो आफ्टर क्लास करने की आदत डालो, ताकि जो डेटा बचे उसको भले पूरा वसूल लो, है ना? ठीक है, लेकिन दिन में क्लास से पहले थोड़ा सा आप लोग डेटा को सेव करके रखो। क्लॉट 2 टाइप का होता है बेटा, एक थ्रोम्बस क्लॉट और एक एम्बोलिज्म। ठीक है, एक थ्रोम्बस क्लॉट और एक एम्बोलस क्लॉट या एम्बोलिज्म होता है ना, इसको एम्बोलस क्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बस क्लॉट जो रहता है वो स्टैटिक क्लॉट होता है, और एम्बोलस क्लॉट जो रहता है वो मूविंग क्लॉट होता है। मतलब क्या है कि जैसे ये ब्लड वेसल है, तो यहाँ पर ऐसे ये क्लॉट हो गया है, यहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्लॉट पड़ा हुआ है, तो ये थ्रोम्बस हो गया। और एक क्लॉट ऐसा है जो मूव कर रहा है, तो ये एम्बोलस हो गया। कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है? Embolus. एम्बुलेंस, क्यों? क्योंकि वो मूव कर रहा है। हाँ बेटा, Sir, तो वो मूव कर रहा है blood. उससे क्या होगा? हाँ बोलो। Sir, वो blood vessel को भी block कर सकता है. हाँ, एम्बुलस क्लॉट जो रहता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन जब ब्लड वेसल एकदम पतले जगह, मतलब एक थिन ब्लड वेसल जब होगा, तो ये जब यहाँ आएगा तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये यहाँ आ गया, इसका साइज इतना बड़ा है, तो ये ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगा। फिर यहाँ पर से जो भी टिश्यू है उस टिश्यू को इससे ब्लड नहीं मिलेगा और वो मर जाएगा। सर, हाँ बोलो। सर ये मूव कैसे करने लगता है? ब्लड फ्लो हो रहा है बेटा, तो वो मूव कर रहा है, अपने आप नहीं करेगा। ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके साथ बहते जाता है। ठीक वैसे ही नदी के पानी में आप कोई कागज फेंक दोगे तो वो अपने आप बहेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ये आया कहाँ से? ये टूट गया, मान के चलो, फ्री हो गया, बह रहा है अब। ठीक है, ओके सर। चलो देन उसके बाद देखेंगे ब्लड ग्रुपिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
11th में भी इम्पोर्टेंट है और 12th में भी आता है ये, है ना। ब्लड ग्रुपिंग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग 12th में। चलो, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच फैक्टर। तो अब मैं कुछ लोगों से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा एकदम फालतू फालतू सा, ठीक है। ध्रुव बताएगा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है, वैसे सबको मालूम रहता है ऑलमोस्ट। ध्रुव का क्या है, सब लोग सर अपना बी अपना ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, हाँ। फिर मैं नाम लिखते जाऊंगा, आप लोग धीरे धीरे बताते जाएंगे एक एक करके। मैं शुरुआत से ही कर रहा हूँ, मैं मेरे को ज्यादा नाम वाम याद नहीं है अभी फिलहाल सारे बच्चे लोगों का। तो जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मैं सीक्वेंस वाइज बस ऐसे ही रैंडमली सबका नाम मैं लिख रहा हूँ, है ना। हाँ, आप लोग मैसेज भी कर सकते हो। मेरी राइटिंग बहुत खराब है, माफ करिएगा उसके लिए, ठीक है। आपका नाम बहुत अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ। चलो, तो बताते जाओ बेटा। चलो, मैं ऐसे 5-7 ऐसे ही लिखा हूँ। ईशा का क्या है? सर बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। गुनगुन का ओ पॉजिटिव, मैसेज की है। चलो, देन उसके बाद हरलीन O मैसेज कर positive. सकते, ओ पॉजिटिव। अच्छा, 2 बी 2 ओ हो गया। आपको एक आध ए या फिर ए भी बोलेंगे, बोलो भाई। हाँ, हेमंत वैष्णव। हाँ, क्या है बेटा? O पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव है, अच्छा ठीक है। हेमंत हाँ, हेमंत का क्या है? O पॉजिटिव। इसका भी ओ पॉजिटिव। कनिष्का? O positive. किसले? ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव। भयंकर रेयर है बेटा, बहुत कम मिलता है, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा है। मैं ऐसे भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मैं ढूंढता हूँ कि कोई मिले ताकि मैं समझा सकूं, ठीक है, ये क्या चीज होता है पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब, ठीक है। चलो, अब आप में से किसका ए पॉजिटिव है? रुद्र का। और ए बी ओ। और ए बी पॉजिटिव किसका है? आप में से किसका ए बी पॉजिटिव है? हाँ, रीत एंड प्रांजलि का। चलिए, तो ये मैं ऐसा इसीलिए पूछ रहा हूँ, मैं आप लोगों से कोई ब्लड डोनेशन के लिए आप लोगों को मैं नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। आप लोग 18 ईयर्स के नहीं हो, 18 ईयर्स वालों को ही ब्लड डोनेशन करने मिलता है, ठीक है। तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो तो मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, टेंशन मत लो। अब देखो बेटा, ये बी का मतलब क्या है, ये ओ क्या है, ए बी क्या चीज है, ए क्या चीज है, और ये पॉजिटिव क्या चीज है, और ये नेगेटिव क्या चीज है, हमको इसी को समझना है, ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुप होता है, ये हम कहाँ से पता करते हैं? ब्लड में ऐसा कौन सी जगह है जहां पर ब्लड ग्रुपिंग होती है, या फिर ब्लड में ऐसा कौन सी जगह है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये इसके कारण ए है, इसके कारण बी, ओ ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो, समझ गए तुम लोग, आप लोग, मैं क्यों ऐसा पूछ रहा हूँ, है ना। तो हमेशा हम सुनते हैं ना, मेरा ब्लड ग्रुप ये है, तो भाई आपका ब्लड ग्रुप वो है या ए है या जो भी है, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप होता कहाँ से है, ये ब्लड ग्रुप होता कहाँ से है? तो देखेंगे, जैसे मान के चलो ये आपका आरबीसी है, ये आपका आरबीसी है, मेरा भी हो सकता है ये आरबीसी, ठीक है भाई। कौन सा शेप होता है इसका, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव। कॉनकेव। बाई कॉनकेव, ठीक है। तो ये आरबीसी का बाई कॉनकेव शेप है। तो ध्यान रखेंगे, आरबीसी का जो साइड सेल मेम्ब्रेन है, आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके पास मेनली क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में भरा हुआ हीमोग्लोबिन, तीन ही चीज तो होता है आरबीसी में। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन,
उसके अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पूरा भरा हुआ हीमोग्लोबिन और कुछ एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जो उसके जीने खाने के लिए यूज में आते हैं। चलिए, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, देखो बेटा, आप लोग जब सेल पढ़ोगे तो हर एक सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से बनता है मेनली। सेल मेम्ब्रेन जो रहता है मेड ऑफ किससे बनता है? आप लोग पढ़े हो 9th-10th में कभी? बताओ भाई, एसएससी वाले लोग पढ़ चुके होते हैं प्रोटीन। 9th-10th। प्रोटीन और लिपिड, ठीक है, प्रोटीन प्लस लिपिड। लिपिड एक प्रकार का फैट होता है, ठीक है, प्रोटीन प्लस लिपिड से बना हुआ होता है, ठीक बेटा। चलो, तो हर सेल मेम्ब्रेन ये दो चीज से बनता है, मेनली प्रोटीन और लिपिड से बनता है, ठीक। एंड व्हाट इज प्रोटीन? मैं आपको ना एक्चुअल में जो बताने जा रहा हूं वो 12th तक काम में आएगा, सिर्फ अभी नहीं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को पूरा एक सिस्टम में नहीं बताऊंगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा और ना ही आप 12th में इसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक चीज बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। व्हाट इज प्रोटीन? चेन ऑफ अमीनो एसिड। मेनली इट इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। चेन मतलब पॉलीपेप्टाइड, चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अब ये जो अमीनो एसिड होता है इसको बनाता कौन है? ये अमीनो एसिड की चेन बनाता कौन है? अमीनो एसिड तो हम एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बताया कि हम प्रोटीन खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, अमीनो एसिड बनता है उस प्रोटीन से और उस अमीनो एसिड को हम ब्लड में एब्जॉर्ब करते हैं। बट ये अमीनो एसिड को एक के साथ दूसरा अमीनो एसिड को कौन जोड़ता है? और चेन ऑफ अमीनो लीवर। एसिड कौन बनाता है? और कोई? हमारी Stomach. बॉडी का, हाँ बेटा, लिवर। लीवर। और कोई? बोलते जाओ, कौन बनाता है? हमारी बॉडी का हर एक सेल प्रोटीन की चेन बनाता है। हर एक सेल में कैपेबिलिटी होती है, आरबीसी को छोड़ के हर एक सेल जो रहता है, आरबीसी भी मैच्योर आरबीसी नहीं बनाता, लेकिन इमेच्योर आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस होता है, वो बनाता है। तो हर एक सेल, बॉडी का हर एक सेल प्रोटीन बना सकता है। क्या हेयर सेल प्रोटीन बना सकते हैं? क्या हेयर यस। के जो सेल होते हैं, बेटा हेयर इज अ प्रोटीन, याद रखेंगे। ये जो हेयर होता है ना, ये भी एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। तो उसके जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यू प्रोटीन बनाते जाते हैं, वही हेयर बन जाता है। नाखून भी वैसे ही है, ठीक है। चलो, तो अमीनो एसिड को मेनली जो बनाता है, अमीनो एसिड की जो चेन होती है उसको मेनली बनाता है कौन? mRNA। आप लोग सुने हो कभी? mRNA होता है डीएनए से। तो बेटा हमारी बॉडी में कोई भी प्रोटीन बनाना होगा ना, तो मेनली हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ही बनाता है। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से चेन ऑफ अमीनो एसिड बनेगा। क्लियर है? इतना समझ आ गया बात आप लोगों को कि नहीं? यस सर। ठीक है। सर ये तो बनता कैसे है? हमारे सेल में बेटा, हमारे सेल में जो भी डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए कहाँ होता है? और ये डीएनए कहाँ होता है? ये एक न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस में बहुत सारे डीएनए होते हैं, बहुत सारे डीएनए होते हैं, ठीक है। तो वो डीएनए सिंथेसाइज करता है। मैं जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, एक्चुअल में ये जेनेटिक्स का पार्ट है ना। मैं थोड़ा सा जेनेटिक्स का पार्ट आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ सको। अभी समझोगे तो क्लास 12th वाले लोगों को भी अगर आप पूछोगे तो वो लोग भी आपको इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितना मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप 12th आपके कोई भाई बहन होंगे ना, तो आप ब्लड ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट आप उनसे अच्छे से बता सकते हो, जो मैं भी बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ समझ जाओगे तो आगे भी काम आएगा। ऐसा तो नहीं है कि बस हमको यहाँ निपटा देना है ना। तो ये जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए जो होता है ना, जेनेटिक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आरएनए एंड चेन ऑफ अमीनो एसिड बनता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बोलते हैं, है ना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन की पासिंग होती है, ये पास होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये ऐसा बनता है तभी बेटा। अब आप खुद ही सोचो कि हमारे मम्मी या पापा का जो ब्लड ग्रुप होता है
मोर देन 80% केस में हमारा ब्लड ग्रुप उनमें से किसी एक का होता है, लेकिन कभी कभी उनके दोनों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप में से हमारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यार मेरे को तो कहीं कचरे से उठा के लाए, मैं तो इनका बच्चा नहीं हूँ, इनका मम्मी का ए ब्लड ग्रुप है, पापा का बी ब्लड ग्रुप है और मेरा तो ए बी ब्लड ग्रुप है या मेरा ओ ब्लड ग्रुप है। तो कई बार बच्चे लोगों के दिमाग में यही आता है कि यार मम्मी का ए पापा का बी है, तो मेरा ए या बी क्यों नहीं है, क्या मैं उनका बच्चा नहीं हूँ? ठीक है, तो इस टाइप की फालतू चीजें आती है, बट ये सब जेनेटिक्स है, ये सब जेनेटिक्स है, जीन्स डीएनए के कारण होता है। ठीक है, चलो तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। हमारी बॉडी का कोई सा भी प्रोटीन, इवन आपका जो स्किन है, आपका आरबीसी है, आपका डब्ल्यूबीसी है, ये सब किसके बोलने से बनता है या किसके कारण? तो मेनली सब डीएनए इसको रेगुलेट करता है कि कितना आरबीसी बनाना है, कितना डब्ल्यूबीसी बनाना है, कितना क्या बनाना है। हमारी बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है, इतना बड़े जो हमारी हाइट है, ये हाइट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हमारा डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो हमारा ब्लड ग्रुप की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डीएनए की होती है। ठीक है, तो एक हर एक प्रोटीन का एक टाइप होता है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ आ रहा है? यस नहीं सर। समझ आ रहा है? Yes, तो sir. देखो बेटा, तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्लस लिपिड होता है, तो सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन होता है। ठीक है, अब मैं एकदम शॉर्ट में इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक प्रोटीन होता है, ठीक है। अगर अगर ध्रुव के डीएनए में बी टाइप का प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है, ध्रुव के सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए है उसमें जो कोड है, कोडिंग समझते हो ना आप लोग? जैसे आजकल वो व्हाइट हेड जूनियर में आता है ना, यस सर। बच्चा बच्चा कोडिंग सीखेगा, Yes, sir. देश का बच्चा बच्चा। व्हाट इज कोड? व्हाट इज कोड? तो कोडिंग आप लोगों ने पाइथन वगैरह में सीखा होगा स्कूल में, थोड़ा बहुत कंप्यूटर क्लासेस में आप लोग जाते होंगे। यस तो सर। कोडिंग में क्या होता है, हम यहाँ लिखते कुछ और है और होता कुछ और है, होता है। यस सर। हम यहाँ लिखते कुछ और है, मतलब कोड हम कुछ और करते हैं, लेकिन उसका रेस्पॉन्स कुछ और होता है। तो हर एक रेस्पॉन्स का एक कोड होता है, वैसे ही हर एक एक्शन का एक कोड होता है डीएनए में। हमारे डीएनए में पूरे कोड्स होते हैं बेटा, तो हर एक कोड डिफरेंट टाइप का काम करता है। तो वैसे ही ध्रुव के डीएनए में बी प्रोटीन बनाने के लिए कोड है, वो कोड इस तरीके से रेगुलेट होता है और यहाँ पर बी टाइप का प्रोटीन बनता है। तो बी टाइप का प्रोटीन बनता है, बी टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर जैसे भाई रुद्र है, उसके डीएनए में ए टाइप का प्रोटीन है, हाँ ठीक है। देन जो किसले है, इसके में ए बी टाइप का प्रोटीन है। देन हो गया ए बी और ए बी। अब यहाँ पर एक चीज आता है कि बाकी जो ओ वाले हैं उनके डीएनए में किसी भी टाइप के प्रोटीन के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो जीरो टाइप का प्रोटीन है। एक्चुअल में ए बी टाइप के प्रोटीन का इंफॉर्मेशन डीएनए में नहीं है, इसीलिए वो ओ ब्लड ग्रुप है। ओ का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ए एंड बी टाइप प्रोटीन। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? ऐसे दुखी मत हो जाना, अरे हमारे पास तो है ही नहीं यार आरबीसी में वो प्रोटीन, ऐसा कोई दुख नहीं होने वाली बात नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. समझ आ रहा है बेटा कि ये एक्चुअल में ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? सर आरबीसी में प्रोटीन है। हाँ बेटा, सर ए बी और ओ को ही क्यों लिए और कोई चीज से क्यों नहीं डिनोट करते? अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में, हाँ सॉरी, आप जब 11th क्लास में आए तो आपको साइंस मिला। यस सर। तो साइंस जब आपको मिला तो साइंस में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप बायो ले सकते हो, आप मैथ्स ले सकते हो,
आप बोथ बायो प्लस मैथ्स ले सकते हो। क्या आप कॉमर्स ले सकते हो साइंस के अंदर? क्या आप आर्ट्स ले सकते हो साइंस के अंदर? ले सकते हो? No, sir. No, sir. नहीं। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? बायो, मैथ्स या बोथ। वैसे Yes. ही ह्यूमन आरबीसी में 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। समझ आ रहा है बात? ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग के हिसाब से ह्यूमन के आरबीसी में 2 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक ए टाइप का प्रोटीन पाया जाता है और एक बी टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। अब जैसे किसी किसी को शौक होता है हम बायो प्लस मैथ्स दोनों लेंगे, तो वो दोनों लेते हैं। वैसे ही किसी किसी ह्यूमन में ए टाइप का और बी टाइप का दोनों टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो वो ए बी ब्लड ग्रुप कहलाता है। अब कई लोगों को साइंस नहीं पसंद है, तो हम नहीं लेंगे तो कॉमर्स ले लेते हैं। अब ऐसे नहीं सोचना सर हमको कॉमर्स लेना था क्या, ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को? हाँ, नहीं। समझ आ रहा है आप लोगों को? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. किसी में ए और बी टाइप का प्रोटीन नहीं है, कोई सा भी नहीं, ना ए है ना बी है, ना दोनों है एक साथ, तो वो ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रहा है कि नहीं भाई? बाकी लोगों को ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग निराश तो नहीं हो ना? हरलीन, हर्ष, हेमंत, No, sir. कनिष्का, No, sir. गुनगुन, दुखी तो नहीं होगा बेटा? हाँ, नहीं ना? No, sir. है ना? ऐसे नहीं मम्मी पापा से जाके लड़ोगे, मेरे में सर बताए हैं आरबीसी में एक भी प्रोटीन नहीं है, अब मैं क्या करूं मम्मी? कुछ नहीं करना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी मदर का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। ठीक है, ए वाले कौन कौन है यहाँ? एक ही जन, रुद्र। चलो, तो ये क्लियर है। तो चलो मैं हटा रहा हूँ फिर इसको, अब दूसरा चीज देखेंगे। फिर आता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज होती है। ठीक है, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज होती है। ठीक है, तो आरबीसी के सरफेस में एक और टाइप का प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं रिसस प्रोटीन, आरएच, आरएच प्रोटीन। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? एक और टाइप का प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं आरएच, रिसस। एक्चुअल में ये रिसस मंकी में खोजा गया था, इसीलिए रिसस प्रोटीन बोला जाता है या रिसस ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो जिस किसी के आरबीसी में ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। आरएच प्रेजेंट है मतलब पॉजिटिव, और आरएच एब्सेंट है मतलब नेगेटिव। समझ आया बात कि नहीं समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, क्लियर है? तो जैसे अब ऐसे नहीं कि कई लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं स्कूल में जब मैं था छोटा था, तो जैसे किसी किसी का ना नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता था, तो कई लोग बोलते हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, भगवान जाने क्या, कुछ कुछ हंसी मजाक मस्ती करते थे, उसको चिढ़ाते थे। तो मेरे को उस समय कुछ समझ नहीं आता था ये नेगेटिव का मतलब क्या है, क्या ये कोई प्रॉब्लम है? ये क्या है ये, मतलब इसमें इसमें बोलने वाली क्या चीज है? तो फिर मैंने स्टडी किया तो समझा कि ये एक्चुअल में प्रोटीन अगर है तो वो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है, सिंपल। जैसे ए और बी टाइप प्रोटीन है तो वो ए बी ब्लड ग्रुप है, नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप है, सिंपल। वैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। क्लियर है बेटा? समझ आ रहा है आप लोगों को? ए Yes, बी sir. पॉजिटिव और नेगेटिव का Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ब्लड ग्रुपिंग का? ये Yes, सब sir. ये सब आपके 11th के एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें 12th में है, तो आधा आधा पढ़ने का मतलब नहीं होता है, समझना है तो पूरे समझो एक ही बार में। सर हाँ बोलो। सर एक ओ ब्लड ग्रुप में जो प्रोटीन नहीं है उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होता है? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों हैं तो भी क्या, अब ये भी बोल सकते हैं ना कि दोनों एक साथ है तो क्या दिक्कत हो सकती है क्या? तो नहीं। फिर उसके बाद अगर देखें कि अगर नेगेटिव है, जैसे ए बी नेगेटिव, इससे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम ये होती है
कि ऐसा ही सेम ब्लड ग्रुप हमको मिलना चाहिए इमरजेंसी में, वो प्रॉब्लम होती है। कई बार सर, तो जो बहुत कॉमन होता है वो भी नहीं मिलता है। हाँ बोलो। सर अगर नहीं मिलता है तो दूसरे का ब्लड ग्रुप क्यों नहीं डाल सकते? तो दूसरे का ब्लड। देखो, इसको समझना है तो हमको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। चलो इसको मैं इसके बाद ही बताऊंगा, पहले इतना समझ लो, ठीक है, कि सर क्यों ब्लड ग्रुप सेम चढ़ाया जाता है, इसका सर रीजन क्या है। हाँ बोलो। सर और ऐसे क्यों बोलते हैं कि ओ पॉजिटिव वाले सबको डोनेट कर सकते हैं? हाँ वही सब बेटा। देखो अभी ओ पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल डोनर है, क्यों? ए बी ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो किसी का भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और ओ ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा, किसी का ब्लड किसी में क्यों नहीं चढ़ सकता, क्यों नहीं हो सकता? उसी को समझाने के लिए मैंने आपको ये प्रोटीन का कॉन्सेप्ट समझाया है, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं देख पाएंगे। इतना समझ के पहले फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। चलो 5-7 मिनट और देखते हैं, है ना। ध्यान से समझना आप जो मैं बताने जा रहा हूं। तो ब्लड ग्रुप, ठीक है, आप लोगों का जो एनसीईआरटी वही वाला टेबल बना रहा हूं। एंटीजन ऑन आरबीसी, देन उसके बाद एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, डोनर्स ग्रुप। चलिए तो आते हैं ब्लड ग्रुप ए, देन उसके बाद ब्लड ग्रुप बी, देन ए बी, देन ओ ब्लड ग्रुप। अब देखो बेटा, एवरी प्रोटीन प्लस एवरी प्रोटीन एक्ट एस एंटीजन, ठीक है। हमारे ब्लड में जो भी प्रोटीन है वो एक एंटीजन के जैसे काम करता है, ठीक। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था एक बार कि हमारी बॉडी में कोई भी अनवांटेड चीज जैसे ही घुसता है, ठीक है, माइक्रोब वगैरह कोई भी, तो हमारी बॉडी, जब मैं एंटीबॉडी बताया था, तो एंटीबॉडीज जो रहते हैं वो उनको पहचान जाते हैं कि हमारा है कि नहीं। डब्ल्यूबीसी पहचान जाते हैं कि हमारा है कि नहीं। याद आ रहा है आप लोगों को जब मैं डब्ल्यूबीसी बताया था, तो यस इन्फेक्शन से सर। लड़ने के लिए, यस सर। ठीक है। तो हमारा जो मेन एंटीबॉडीज होते हैं हमारी बॉडी में, ये एक प्रकार के पुलिस मैन होते हैं, हमारे ब्लड के पुलिस मैन होते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि यार हमारी बॉडी का कौन है और हमारी बॉडी का कौन नहीं है, ठीक, समझ गए, ठीक है। तो चलिए, जो भी प्रोटीन होता है, मतलब हमारी बॉडी का हर एक सेल प्रोटीन और लिपिड से बनता है, तो हमारा डब्ल्यूबीसी और हमारा एंटीबॉडी हमारी बॉडी के हर एक सेल के मेम्ब्रेन के प्रोटीन को पहचानता है। और आरबीसी का भी जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें भी एक प्रोटीन होता है। तो हमारे बॉडी में जैसे ए टाइप का प्रोटीन है, तो हम, मेरे एंटीबॉडी, मेरा डब्ल्यूबीसी मेरे आरबीसी के ए टाइप के प्रोटीन को पहचानता है कि भैया ये भाई सबका है। समझ आया इतना कि यस नहीं? सर। यस चलो सर। यस। ठीक है। यस सर। तो ए ब्लड ग्रुप में कौन सा टाइप का एंटीजन होगा? ए। ए टाइप का A type। एंटीजन होगा। ए टाइप का एंटीजन, एंटीजन या प्रोटीन। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पर ना शॉर्ट में लिखता हूँ, एंटीजन और प्रोटीन मतलब एक ही है, ठीक, समझ में। बी टाइप में कौन सा, बी ब्लड ग्रुप में कौन सा टाइप का एंटीजन होगा या प्रोटीन होगा? सर बी। बी। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले में कौन सा टाइप का प्रोटीन या एंटीजन होगा? ए बी। ए बी। देखो एंटीजन का मतलब प्रोटीन, ठीक है, मैं यहाँ एंटीजन इसलिए लिखा हूँ, ए बी होगा। और ओ ब्लड ग्रुप वाले में कौन सा टाइप का प्रोटीन या एंटीजन होगा? सर नो नील। प्रोटीन। नहीं होगा।
नो सर एनी। दोनों होंगे। हाँ बेटा दोनों होंगे, ओ में दोनों होंगे, सर ए नहीं बी होगा का ना बेटा? हाँ ए बी में दोनों होगा। और ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन मतलब प्रोटीन, कौन सा टाइप का आरबीसी में होगा? प्रोटीन कोई या सा भी। एंटीजन? कोई सा भी नहीं कोई होगा। ठीक है बेटा। चलो अगर मैं बात करूं कि जो प्लाज्मा है, ऑब्वियसली एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है ना, ध्यान रखेंगे। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, जब ब्लड क्लॉट होता है तो जो प्लाज्मा निकलता है दैट इज सीरम, उसमें एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, तो इस ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीबॉडी दो टाइप का होता है, एक ए होता है और एक बी टाइप का एंटीबॉडी होता है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ए ब्लड ग्रुप वाले में कौन सा एंटीबॉडी होने चाहिए? ए। सर अगर बी। एंटीबॉडी उसका अगेंस्ट में काम करेगा, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में काम करेगा, तो अगर ए वाला एंटीबॉडी है तो ये कौन से प्रोटीन पे हमला करेगा? ए एंटीबॉडी हमेशा ए पे ही हमला करेगा। तो अगर इसके पास ए एंटीबॉडी होगा तो ये तो उठ के ए प्रोटीन जो आरबीसी पे है उस पे हमला करेगा, तो आरबीसी टूट जाएगा। तो कौन सा होना चाहिए? एंटी। सर एंटीबॉडी वाला कॉन्सेप्ट एक बार और बताइए ना। हाँ, एंटीबॉडी जो होता है बेटा हमेशा अपने बॉडी के प्रोटीन को पहचानता है और उस पे हमला नहीं करता है। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले के पास कौन सा टाइप का प्रोटीन है? ए। ए प्रोटीन है। तो उसके बॉडी में अगर ए को मारने वाला एंटीबॉडी होगा दैट इज एंटी ए, एंटी ए मतलब एंटीबॉडी ए होगा, तो वो किसको मारेगा, किस पे हमला करेगा? ए पे। ए एंटीजन पे, ए प्रोटीन पे। तो बेटा खुद का आरबीसी तो टूट जाएगा। तो कौन सा होना चाहिए? बी। बी होना चाहिए, ताकि वो इसके अपोजिट वाले को मारे, दूसरे टाइप के प्रोटीन पे हमला कर सके। इसलिए एंटी बॉडी बी। बी ब्लड ग्रुप वाले में कौन सा एंटीबॉडी होना चाहिए? सर ए। ए। एंटी ए, है ना? किताब मत देखना बेटा, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। ठीक है, किताब में तो सब चीज है, किताब ही देखना होगा तो आप मेरे पास क्यों आओगे? ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ए और बी दोनों एंटीजन है। अब ध्यान से जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे, अपना दिमाग लगाना है प्लीज। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप है, इसके पास कौन सा एंटीबॉडी होना चाहिए? सब अपना अपना आंसर देंगे और गलत भले दो लेकिन दो। नैन्सी, प्रभांश, श्रेया वर्मा, बोलो सर बेटा कोई सा आंसर। भी नहीं। हाँ बेटा। कोई सा भी नहीं। अरे ईशा रुको ना बेटा, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। रीत, पुष्पा, सर कोई सा भी नहीं। सर नील। नील। क्यों बेटा, क्यों बेटा, कौन बताएगा? क्योंकि दोनों ए बी प्रेजेंट हैं। क्योंकि दोनों प्रेजेंट है सर, ए बी। अगर और ए दो टाइप प्रेजेंट का होगा, प्रोटीन नहीं होता। अगर एंटी ए होगा तो भी वो आरबीसी का प्रोटीन पे हमला करेगा, बी होगा तो भी आरबीसी के प्रोटीन पे हमला करेगा, क्योंकि आरबीसी पे तो दोनों टाइप के प्रोटीन है। तो इस ए बी ब्लड ग्रुप वाले में कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा, बना तो गया आरबीसी खत्म हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले में कौन सा हो सकता है? सर दोनों हो सकते हैं। सर बोथ। बोथ हो सकते हैं, ए एंड बी एंटीबॉडी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ आ रहा है बात? सर दोनों Yes. कैसे हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं बेटा, दोनों बन सकते हैं। देखो एंटीबॉडी तो हमारे डब्ल्यूबीसी से बनता है ना, एंटीबॉडी तो हमारे डब्ल्यूबीसी से बनता है बेटा। यस सर। ठीक है, और एंटीबॉडी जो है वो एक्चुअल में पहले से बना हुआ नहीं रहता है, वो बनता है। वो कोई भी जैसे बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया तो बैक्टीरिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो भी एक प्रोटीन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा मैं आप लोगों को प्रोटीन का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे कोरोना की वैक्सीन लग रही है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? यस। यस यस सर। सर। मालूम है ना हाउ वैक्सीनेशन परफॉर्म, वैक्सीनेशन कैसे काम करता है, हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स, मालूम है आप लोगों को? देखो मैं बता एंटीबॉडी बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो एंटीबॉडी कैसे बनाता है, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कोरोना है, ये कोरोना का वायरस है।
एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, उतना कोरोना का जो सुंदर डायग्राम है मैं वो नहीं बना सकता, ठीक है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ। एक सुंदर सा डायग्राम होता है, वो होता है अच्छा नहीं है, बट वो दिखता अच्छा है, सुंदर दिखता है ना माइक्रोस्कोप। तो कोरोना है ये, वाई है ना। मैंने बताया कि हर एक लिविंग स्ट्रक्चर का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर कोट होता है, वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। इवन वायरस का भी, बैक्टीरिया हो वायरस हो हम क्यों ना हो, सब प्रोटीन से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये जो स्पाइक निकला हुआ है ना, स्पाइक निकला हुआ है, दैट इज इट इज मेड ऑफ प्रोटीन। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको निकाल दिए और इसका प्रोटीन कोड को रख लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं इस प्रोटीन को, ठीक है। और जो वैक्सीन लगता है उसमें इसका सिर्फ प्रोटीन कोड होता है, और जो नुकसान पहुंचाने वाले जो डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं कोई भी वायरस का, उसको वैक्सीन में नहीं रखा जाता क्योंकि वही डेंजरस होता है किसी भी वायरस का, ठीक है। तो जो प्रोटीन होता है ये हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोटीन के बहुत सारी कॉपीज को वैक्सीन में डाला जाता है और वो वैक्सीन को फिर हमारी बॉडी में डालते हैं। तो ध्यान से समझो, ये क्या है, प्रोटीन कोड है कोरोना का, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रोटीन कोड, ये बेटा नॉन हार्म, ये हार्मफुल नहीं है, नॉन हार्मफुल है, ठीक है, आर्टिफिशियल ये जो हम लोगों ने सिंथेसाइज किया लैब में। तो ये जो प्रोटीन खोल है इसका, जैसे ही ब्लड में जाएगा तो हमारा जो WBC है, दैट इज बी लिम्फोसाइट, हमारा जो WBC है वो इसको पहचानेगा और देखेगा कि ये प्रोटीन हमारी बॉडी का, ये नहीं प्रोटीन है। हमारी बॉडी का नहीं है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा और इस पे अटैक करेगा और फिर हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है, मतलब इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अगर कभी जिंदा वायरस बॉडी में अंदर घुसा तो इसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडीज तैयार है, तो जल्दी हमला करेंगे और असर कम होता है, डिसीज बहुत ही कम हो जाएगा। समझ आया बात आप लोगों को? वैसे Yes, ही sir. अब इसको समझना है अगर, तो ध्यान से देखना कि डोनर एंड रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का मतलब जो ब्लड रिसीव कर रहा है, ब्लड डोनर समझते हो ना आप लोग, Yes, ब्लड sir. Yes. रेसिपिएंट जो ब्लड ले रहा है और ये जो डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलते हैं डोनर का ए ब्लड ग्रुप है, मान के चलते हैं रेसिपिएंट का बी ब्लड ग्रुप है, ठीक। ए ब्लड ग्रुप वाला जब बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड देगा तो क्या होगा, आ गया यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है कि भैया इसके आरबीसी में ए प्रोटीन है, ठीक है। और रेसिपिएंट का जो ब्लड होता है, WBC जो होता है, वो कौन से प्रोटीन को पहचानता है? B protein. B. रेसिपिएंट का जो ब्लड है, जो WBC है, जो एंटीबॉडी है, वो कौन से टाइप के प्रोटीन को पहचानता है? B. बी। अब ये ए आ गया, अब क्या होगा, अब ये WBC इसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बना रहा है? A के ए के अगेंस्ट क्या बनाएगा? एंटी antibody. बॉडी फॉर ए, दैट इज एंटी ए फॉर बी ब्लड ग्रुप, सॉरी बी ब्लड ग्रुप में होता है एंटी ए, ठीक है। तो ये एंटी ए क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। और आप मुझे बताओ कि ये ए प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट है, एंटीजन, ए प्रोटीन या एंटीजन कहाँ पर है बेटा? RBC में. RBC. आरबीसी के सरफेस पे। तो आरबीसी के सरफेस पे अटैक करेगा कौन? एंटीबॉडी, और आरबीसी को ब्रेक कर देगा, मार देगा, तोड़ देगा। समझ आया बात आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. है ना, ये इसको खत्म कर देगा। इसीलिए ए ब्लड ग्रुप को बी वाले में या बी ब्लड ग्रुप को ए वाले में ऐसा नहीं दिया जाता, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है तुरंत। समझ आया? किसी ने पूछा था अभी मेरे से थोड़ी देर पहले कि सर ए को बी में या बी को ए में ऐसा क्यों नहीं दे सकते। समझ आया बेटा कॉन्सेप्ट कि नहीं समझ आया है? कुछ डाउट है तो पूछो, क्लियर करो। सर चलो। एक और डाउट है. हाँ बोलो।
सर आपने बताया था कि अगर ब्लड को हमारी बॉडी से बाहर करेंगे तो फिर वो क्लॉट होने लग जाएगा थोड़ी देर में। हाँ हाँ सर तो जब ब्लड को डोनेट करते हैं तो फिर उसको कुछ टाइम के लिए किसी बॉटल्स में रखते ही होंगे, हाँ। तब वो क्लॉट क्यों नहीं होता? जो थैली होती है ना 350 ml का होता है, देखो ना आप लोग ऐसा sir. ब्लड को ऐसा यहाँ से Yes, तुरंत sir. निकालते हैं, तो जो थैली होती है उसमें भी वो केमिकल होता है, ऑक्सलेट्स वगैरह होते हैं जो ब्लड के कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए वहाँ क्लॉट नहीं होता है, वो उसमें पहले से डला हुआ रहता है। वो जो पाउच होता है ना, ऐसे बेटा आप लोग ऐसे नहीं कि मुझे एकदम ब्लड चाहिए मेरे पेशेंट के लिए, तो क्या करें, कहाँ निकालें, चल अभी निकाल लेते हैं, तो किस में निकाले, रुक रुक रुक, मेरे पास पानी का बोतल है उसमें निकाल लेते हैं, कभी ऐसे देखे हो? नहीं ना, बकायदा जो एक पाउच होता है उसी में ही करते हैं, और वो पाउच में पहले से वो केमिकल रहता है अंदर, इसीलिए उस पाउच को जब भी ब्लड आता है तो उसको ऐसे ऐसे शेक करते हैं, देन उसके बाद आपको देंगे या फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। या फिर कभी देखा होगा आप लोगों ने, जैसे ही आप यहाँ लेते हो और ऐसे जब ब्लड नीचे जा रहा है तो वो पाउच ऐसे ऐसे होता है, एक मशीन होती है जो हमेशा कंटिन्यू मिक्स करती रहती है। आप लोग कभी गए हो कभी ब्लड डोनेशन कैंप में या फिर वहां पर, तो जो ठीक ठाक जो ब्लड डोनेशन जो एरिया रहता है, ठीक है, या जहाँ डोनेट करते हैं जो ब्लड बैंक होता है, उसमें जहाँ पाउच को रखते हैं ना, ऐसे ऊपर नहीं रखते हैं, पाउच को आपके हाथ के लेवल के नीचे रखेंगे ताकि ग्रेविटी से वो अपने आप नीचे जाए ब्लड, ठीक है। और जिस पाउच को जहां पर रखते हैं वहां पर एक मशीन होती है जो उस पाउच को ऐसे ऐसे हिलाते रहता है, क्यों हिलाता है? ताकि केमिकल पूरा ब्लड के साथ मिक्स होता रहे और क्लॉट ना हो, इसीलिए, ठीक है। चलो चलो, अब देखो इसमें क्या है, अब जैसे बेटा मान के चलो कि मैं बी ब्लड ग्रुप दे रहा हूं, तो ये बी ब्लड ग्रुप को ये रिसीव कर लेगा। Yes, yes, sir. sir. चलो अब मैं ए बी ब्लड ग्रुप को दूंगा तो वो रिसीव कर लेगा। ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, क्या ये रिसीव कर लेगा No, रेसिपिएंट? sir. यस नहीं, सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो ए है वो इस एक पे अटैक करेगा ना बेटा। सर पर उसमें बी प्रोटीन भी तो है। बी पर हाँ तो बी क्या पर हो अटैक गया, नहीं तो करेगा। बी पे नहीं करेगा, ए पे करेगा भाई, ए पे करेगा। इधर देखो, अब यहाँ पर जो आरबीसी है इसमें ए भी है और बी भी है, तो बी पे अटैक नहीं करेगा, वो ए पे अटैक करेगा, तो भी आरबीसी टूटेगा। समझ आया कि नहीं? बी पे Yes, नहीं कर sir. रहा है लेकिन ए पे तो करेगा, Yes, sir. तो भी तो आरबीसी Yes, टूटेगा, है ना। अब हम ओ ब्लड ग्रुप को दे देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं नहीं बनेगा। करेगा। तो ए ब्लड ग्रुप को कौन कौन से डोनर्स ग्रुप डोनेट कर सकते हैं ब्लड? A and O. ए वाले ए एंड ओ। ए एंड ओ, देखो ना बेटा, ओ भी तो दे सकते हैं ना अटैक। बी वाले जो बी ब्लड ग्रुप वाले को अगर ओ ब्लड ग्रुप दिया गया तो क्या होगा, उसके आरबीसी पे कुछ नहीं। कुछ भी अटैक नहीं होगा, क्योंकि इस ओ ब्लड ग्रुप के आरबीसी पे ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है या प्रोटीन, तो इसका एंटीबॉडी किसी पे कुछ अटैक नहीं करेगा, कुछ है ही नहीं तो किस पे अटैक करेगा। समझ आया बात कि नहीं समझ आया? Yes, sir. यस सर Yes, sir. अरे बहुत टाइम हो गया यार, 7 बज गया, पता नहीं चला। हाँ तो चलो बताओ फिर बी ब्लड ग्रुप वाले को कौन कौन सा ब्लड डोनेट B कर and सकते O. हैं? डी एंड ओ। डी बी एंड ओ एंड ओ। चलो बताओ फिर ए बी ब्लड ग्रुप वाले को कौन कौन सा ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं? AB ए and बी O. ओ एंड ए बी, सोचो, ए बी कर, ए बी तो कर ही सकते हैं, और बी ओ। Sir, O. ओ, बस, और कोई? सर बी बी और ए ए और ए भी, क्यों? कोई सा भी ब्लड क्यों डोनेट कर सकते हैं इसको? क्योंकि उसमें A और B दोनों हैं। उससे क्या होगा बेटा, हमला करने के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं है ए बी ब्लड ग्रुप में, ये देखो, हमला करने के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई भी सा भी ब्लड ग्रुप दे दो ना,
कोई अटैक करने वाला है ही नहीं, दे दो किसी कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, कहाँ कुछ होने वाला है। समझ आया बात? आप कोई सा भी दे सकते हो, ठीक। ओ में कौन सा दे सकते हो? ओ ओ, उसके अलावा कोई सा भी नहीं। क्यों? कि सर सर क्योंकि उसमें एंटीबॉडी ए भी है। क्योंकि दोनों टाइप का एंटीबॉडी है ना। समझ आया? यस 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 सर। सर। तो ओ किसी से भी रिसीव नहीं कर सकता, सिर्फ ओ से ही रिसीव करेगा, ठीक है कि नहीं? यस लेकिन यस सर। लेकिन ओ किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं है। और ए भी किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को जब क्वेश्चन आता है ना कि राम का ये ब्लड ग्रुप था, श्याम का ये ब्लड ग्रुप था, राम ने श्याम को ब्लड ये दिया और श्याम ने राम को ये ब्लड दिया, तो किसका ब्लड रिजेक्ट होगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो एक जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूँ उसको बिल्कुल आप लोग इस चैप्टर के एकदम हेडिंग में लिख लेना, जो भी आपका पेज होगा नोट्स का, ठीक है। वो समझ गए तो दुनिया का हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो मैं उसको यहाँ लिखूंगा एकदम टॉप में। ये जो चीज बता रहा हूँ इससे दुनिया का कोई भी कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, बहुत ही आसानी से जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को ध्यान रखेंगे, सब क्वेश्चन बन जाएगा। मैं हिंदी में लिखूंगा, मतलब हिंदी को इंग्लिश में। पढ़ पा रहे हो सब लोग? यस पढ़ सर। पा रहे हो? क्या लिखा है Yes, मैंने? sir. ब्लड देने वाले का हमेशा क्या देखना है? एंटीजन। एंटीजन। और जो ब्लड लेता है, जो ब्लड रिसीव करता है, उसको क्या देखना है हमेशा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। तो जो ब्लड रिसीव कर रहा है अगर उसके पास एंटीबॉडी नहीं है तो क्या वो किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकता है? यस। Yes, sir. तो कौन है ऐसा जिसके पास दोनों एंटीबॉडी नहीं है? ए बी। AB. ए बी। इसीलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। समझ आ रहा है बात? यस सर। Then Yes, दूसरा sir. कॉन्सेप्ट, ब्लड देने वाले का एंटीजन देखते हैं। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास एंटीजन नहीं होता? O. ओ। अगर एंटीजन नहीं है तो एंटीजन किसका क्या देखना है? ब्लड देने वाले का एंटीजन देखना है। अगर ब्लड देने वाले का एंटीजन है ही नहीं तो क्या वो किसी को भी ब्लड दे सकता है? Yes, sir. यस सर। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप जो रहता है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि डोनर कौन था भाई, रेसिपिएंट कौन था भाई, चार ही तो है, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। इतना याद रखो, सब बन जाएगा हमेशा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। Yes, sir. एक क्वेश्चन मिनिमम, एक क्वेश्चन एवरी ईयर, हर साल नीट में मिनिमम एक क्वेश्चन, मिनिमम बोल रहा हूँ ना, इससे ज्यादा भी आ सकता है, मिनिमम एक क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से आता ही है, मतलब डेफिनेटली आता है। 20 साल से आ रहा है, इस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना टाइम लेके पढ़ाया हूँ, भले थोड़ा सा समय आपका ज्यादा लिया हूँ, ठीक है। ध्यान रखेंगे बेटा। चलो, तो अगर मैं आप लोगों को ये सब दुनियादारी, ये सब जो बुक में लिखा है इसको मैं हटा दूं तो भी क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? Yes, बस sir. यस सर ये बन याद जाएगा। रखना, बस ये याद रखना, ये ऊपर का। और ये ऊपर का तभी याद होगा जब आप पहले का बाकी कॉन्सेप्ट आप समझे हो, ठीक है। मैं अगर आप किसी को ये बस बता दोगे ना, ये भाई ये तू पढ़ ले तेरे से बन जाएगा सब क्वेश्चन, ठेंगा बनने वाला नहीं, बनने वाला। उससे पहले आपको जितना मैंने दुनियादारी का आधे घंटे में कॉन्सेप्ट समझाया, वो जब तक दिमाग में नहीं है तब तक ये कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है। तो ये ट्रिक तभी यूजफुल होता है जब आपको कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, आपने कुछ समझा है चीजों को,
ठीक है, उसके बाद आपको ना ये सब टेबल वेबल पढ़ने की, टेबल बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये टेबल आपके स्कूल के लिए जरूर फायदेमंद है, क्योंकि स्कूल में आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, बट नीट में आप ये टेबल का इस्तेमाल करोगे तो आपका समय जाएगा। नीट में बेटा एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट मिलता है? आपको कितना समय में एक क्वेश्चन बनाना रहता है बायो का? 30 सेकेंड। बेटा 1 मिनट में अगर बायो का क्वेश्चन बनाए मतलब सिलेक्शन कभी नहीं बनेगा। ठीक है, 1 मिनट में अगर आप बायो क्वेश्चन बना रहे हो मतलब आप सिलेक्शन मुश्किल है ना? कितने क्वेश्चन होते हैं? 180 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से 90 क्वेश्चन बायो के होते हैं, 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स के। ठीक है, 180 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट मिलता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि 180 मिनट का मतलब 90 मिनट बायो के लिए होगा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, बायो को आपको 30 to 40 मिनट में बनाना रहता है, पूरा 90 को 30 से 40 मिनट में। इसका मतलब है कि बेटा आधा मिनट से भी कम समय, ठीक है, 30 सेकंड से भी कम समय आपको बायो के लिए लेना है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो। क्वेश्चन देखिए, फट से आंसर, सोचते नहीं बैठना है क्या हो रहा होगा, ये सब गए सोचे तो खत्म। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम बचाना पड़ता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी कभी एक एक क्वेश्चन को 1.5 2 मिनट लगता है। तो उतना टाइम कहाँ से लाओगे? 1 मिनट का एक क्वेश्चन लेके चलोगे तो उतना टाइम कहाँ से लाओगे? वो सारा टाइम यहीं से चुरा के यहाँ पर लेके जाओगे। तो टाइम चुराना है तो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा अभी से, है ना, धीरे धीरे करके। ठीक है, ये सब जो ट्रिक होता है धीरे धीरे एक एक करके मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। टेस्ट वेस्ट होगा तो बताते जाऊंगा। तो सब धीरे धीरे सीखते बेटा, बायो बस ऐसा नहीं है कि रटे और आगे बढ़ गए। चलिए ठीक है, क्लियर है? तो यस मिलते सर। हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। पढ़ के आइएगा कृपया करके, रोज